नमस्कार, पक्ष विपक्ष देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। महिला दिवस पर देश भर में दिग्गजों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तमाम लोगों को बधाई दी। साथ ही साथ आज दरअसल हम बात करेंगे 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद आए एग्जिट पोल की। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद एग्जिट पोल के चुनावों नतीजों ने सभी को कहीं ना कहीं चौंका दिया है। जारी हुए एग्जिट पोल के मुताबिक उत्तर प्रदेश में फिर से बीजेपी की सरकार बन रही है, तो पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। उत्तराखंड में भी सी वोटर्स के अलावा 4 एग्जिट पोल्स बीजेपी की ही दोबारा सरकार बनने का दावा कर रहे हैं। गोवा को लेकर 3 एग्जिट पोल बहुत कम अंतर से कांग्रेस को आगे दिखा रही हैं, तो मणिपुर में भी बीजेपी की सरकार रिपीट होने का अनुमान लगा रहे हैं। आइए देखते हैं कि इन एग्जिट पोल्स की भविष्यवाणियों का क्या आधार है और इन्हें लेकर आखिर सवाल क्यों उठ रहे हैं। ये रिपोर्ट देखें। 5 राज्यों के चुनाव के लिए एग्जिट पोल राउंड में बीजेपी ने बाजी मार ली है। इन अनुमानों को अगर सच माना जाए तो भारतीय जनता पार्टी की लहर बरकरार है और मतदाताओं पर महंगाई, रोजगार, बिजली, पानी, किसान समस्या का कोई असर नहीं पड़ा है। एग्जिट पोल के मुताबिक 5 में से 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। बीजेपी इन अनुमानों को लेकर बाग-बाग है। अब तो चुनाव का विश्लेषण का समय आ गया है। तमाम सेफोलॉजिस्ट होंगे, तमाम चुनावी विश्लेषक होंगे, अपने अपने विश्लेषण करेंगे, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है वो एक है, बहुत साफ है कि अगर इन चुनाव में देखें तो तमाम पार्टियां जो है वो भारतीय जनता पार्टी को हराने के जुगाड़ में लगी हुई थी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और विशेष तौर से जनता भारतीय जनता पार्टी को जिताने के जुनून और जज्बे के साथ अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रही थी। सबसे पहले यूपी पर नजर डालें तो उत्तर प्रदेश में ये 5 एग्जिट पोल 403 सीटों में से 222 से लेकर 326 सीटें तक बीजेपी को दे रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी को 71 सीटों से लेकर अधिकतम 165 सीटें ही दी हैं। एग्जिट पोल के नतीजे समाजवादी पार्टी के गठबंधन के गले नहीं उतर पा रहे हैं। जनता ने भी अपना मत दिया है, वे चीजें बक्से में कैद हैं। इसे कोई जान नहीं सकता क्या परिणाम होगा जब तक वो बक्से खोलेंगे नहीं। सच्चाई तो यही है। बाकी एग्जिट पोल की एक प्रक्रिया होती है। मैंने कभी किसी बूथ पे वोट डालते वक्त किसी एग्जिट पोल वाले को आज तक तो देखा नहीं। अब कहाँ से ये डेटा लेते हैं, इनकी भी एक प्रक्रिया होगी, लेकिन मैं मानता हूँ कि ये एक राय है। इस राय से मैं सहमत नहीं हूँ। बीएसपी को 2 से लेकर 24 सीटें तक मिलने का अनुमान लगाया गया है, तो कांग्रेस को यूपी में 1 सीट से लेकर अधिकतम 9 सीटें ही मिल पा रही हैं। पिछली बार 7 सीटों से अधिकतम 2 सीटों के इजाफे की भविष्यवाणी कांग्रेस मानने को तैयार नहीं है। See, we made our full effort. We fought as hard as we could. Now we'll see what happens. Thank you. पंजाब में कांग्रेस को सबसे ज्यादा उम्मीदें थी, लेकिन एग्जिट पोल बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी वहां जबरदस्त प्रदर्शन कर रही है और 117 सीटों की विधानसभा में से कम 60 और ज्यादा से ज्यादा 100 सीटें मिलने जा रही हैं। आम आदमी पार्टी एग्जिट पोल में मिली कामयाबी को लेकर खासी खुश है। This is a vote for change, and this vote also proves that today Aam Aadmi Party has become a force to reckon with at the national level. Aam Aadmi Party now is a national party, and I can say this with a sense of responsibility that Aam Aadmi Party is the fastest growing political party in the history of independent India. वहीं एग्जिट पोल में सबसे तगड़ा झटका कांग्रेस को लगा है। कांग्रेस को पंजाब में 10 से लेकर अधिकतम 31 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। पंजाब में कलह से जूझ रही कांग्रेस को जबरदस्त सदमा लगा है। कलह की वजह से हार का ठीकरा चन्नी पर फोड़ने की पहले से तैयारी कर ली गई है। मुख्यमंत्री पद के दावेदार नेताओं को बस 10 तारीख का बेसब्री से इंतजार है। उत्तराखंड में भी पंजाब की तरह कांग्रेस की काफी उम्मीदें टिकी हुई हैं, लेकिन एक भी एग्जिट पोल कांग्रेस को सत्ता देने को तैयार नहीं है। सत्ता विरोध लहर के बावजूद 70 सीटों वाली विधानसभा में कांग्रेस को 20 से लेकर अधिकतम 38 सीटें मिलने का दावा किया गया है। सी वोटर नाम के सर्वेक्षण एजेंसी ने ही उत्तराखंड में कांग्रेस को जीत का मरहम लगाया है, जबकि हरीश रावत मुख्यमंत्री बनने की आला कमान पर दबाव बनाकर रखने की तैयारी में है, तो बीजेपी अभी हार मानने को तैयार नहीं है। एग्जिट पोल आए हैं और अधिकांश एग्जिट पोलों ने उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिखाई है, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि जितने भी एग्जिट पोल आए हैं, जो नंबर आए हैं, वो नंबर कम है
और जिस दिन हमारा रिजल्ट आएगा 10 मार्च को, ये काफी ज्यादा संख्या होगी और हमारी प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। गोवा में जरूर कांग्रेस के लिए इन एग्जिट पोल्स ने दरियादिली दिखाई है। 40 सीटों वाले गोवा में 14 से 20 सीटें तक दी हैं, लेकिन बीजेपी को भी बहुत करीब बताया है। गोवा में हारकर भी सरकार बना लेने की कुव्वत रखने वाली बीजेपी को अपनी जीत का पक्का यकीन है। गोवा में 10 तारीख को जो रिजल्ट है उसमें 40 में से मैक्सिमम सीट यानी 20 या 20 से ज्यादा सीट सिर्फ एंड सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को मिलेंगे। जो सभी एग्जिट पोल दिखा रहे हैं कि सभी के एग्जिट पोल में तो भारतीय जनता पार्टी को ही मेजोरिटी दिखा रहे हैं। एक आधा दूसरा एग्जिट पोल छोड़ के मुझे पूरा विश्वास है कि लोग इस बार भारतीय जनता पार्टी को मेजोरिटी से सीट देंगे और फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार विद द सपोर्ट ऑफ द इंडिपेंडेंस या विद द सपोर्ट ऑफ द रीजनल पार्टी हम वहां पे सरकार बनाएंगे। गोवा में एग्जिट पोल ने आम आदमी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के लिए भी खुशखबरी दी है। आपको 4 सीटें और टीएमसी को 5 से लेकर 9 सीटें जीतने का अनुमान लगाया गया है। वहीं मणिपुर में भी बीजेपी की सरकार रिपीट होने की भविष्यवाणी की गई है। 60 सीटों वाले मणिपुर में बीजेपी को 23 से लेकर 43 सीटें तक दी गई हैं, तो कांग्रेस को 4 सीटों से लेकर 14 सीटों में समेट दिया गया है। बीजेपी को मणिपुर में दोबारा अपनी सरकार बनने का पक्का भरोसा दिया है। जाहिर है कि इन चुनावी भविष्य वक्ताओं के मुताबिक बीजेपी गठबंधन साफ तौर पर बहुमत पाने जा रहा है। दिलचस्प बात यह है कि इन भविष्यवाणियों को सही ठहराने के लिए दलीलें भी तलाश ली गई हैं। यूपी में कानून व्यवस्था का प्रतीक बने बुलडोजर बाबा योगी आदित्यनाथ के राम राज्य को जीत की सबसे अहम वजह बताई जा रही है। विकास, फ्री राशन, मोदी योगी चेहरा और हिंदुत्व के एजेंडे ने महंगाई, बेरोजगारी, अन्ना पशु, किसान समस्या, महंगी बिजली बिल, खाद की कालाबाजारी जैसी समस्याओं का गम भुला दिया गया है। यूपी से लेकर मणिपुर, गोवा तक मोदी लहर का असर देखा जा रहा है, लेकिन शिवसेना ये मानने को तैयार ही नहीं है। लेकिन 2 ऐसे भी एग्जिट पोल आए हैं जो अखिलेश यादव को हिम्मत दे रहे हैं। इन 2 सर्वेक्षणों में समाजवादी पार्टी को 228 से लेकर 244 सीटें जीतने का अनुमान लगाया गया है। बहरहाल एग्जिट पोल के राउंड में हारने वाले राजनीतिक दल इन एग्जिट पोल के असली नतीजों से हारने की दुआएं कर रहे हैं और दिल बहलाने के लिए इन एग्जिट पोल के पहले भी गलत साबित होने की मिसालें भी दे रहे हैं। अपना हौसला बुलंद रखने में जुटे हुए हैं। अंशुमन त्रिपाठी, APN न्यूज। तो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद आए एग्जिट पोल से कोई उत्साहित हो रहा है तो कोई इस पर सवाल खड़े कर रहा है। इस पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ रमन मलिक जी हैं, बीजेपी के स्पोक पर्सन है। प्रोफेसर भुवन जोशी भास्कर जी हमारे साथ है, सपा के स्पोक पर्सन है। कुंतल कृष्णा जी हमारे साथ है, लीडर है कांग्रेस के। और साथ ही साथ अमिताभ भूषण जी हमारे साथ है, चुनाव विश्लेषक है। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा अमिताभ जी आपसे ही है, एग्जिट पोल की क्योंकि हम बात कर रहे हैं, एग्जिट पोल कितने विश्वसनीय होते हैं, कितना विश्वास इन पर किया जा सकता है, क्योंकि लगातार इस पर सवाल उठ रहे हैं। इसका जो मेथड है, जो तरीका है, वो निश्चित तौर पर गणितीय तरीका है और उसका आधार वो हवा में वो काम नहीं होती, कोई बात कोई करते उसके कोई कहता। लेकिन अब इसके आगे का मसला ये है कि जो एग्जिट पोल किए जा रहे हैं उनके जो नतीजे बताए जा रहे हैं, वो जो डेटा कलेक्ट किया जा रहा है, वो डेटा कलेक्शन का जो तरीका है, क्या वो वही तरीका रखा गया, इतनी ही ईमानदारी उसमें बरती गई है जिसमें गुंजाइश कही जाती है, बताई जाती है। दूसरी बात, हाल के समय में हमने ये भी देखा है कि चाहे वो ओपिनियन पोल हो या एग्जिट पोल में भी उसके आंकड़ों को श्रद्धाभाव के साथ दिखाने की कोशिश बढ़ी। उसकी अपनी अपनी वजह है जिसके कारण से लोग अपने श्रद्धा के हिसाब से भी नंबर दिखाते हैं। तो ऐसे में एग्जिट पोल के आंकड़ों को लेकर, उसकी विश्वसनीयता को लेकर तमाम तरीके से सवाल खड़े होते हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ कि ये तरीका गणितीय है, वैज्ञानिक है, लेकिन जितनी ईमानदारी बरती जानी चाहिए थी वो बरती गई है या नहीं गई है, आप लोगों को लेते वक्त उसको विश्लेषित। नहीं, ये जो एग्जिट पोल आया है इसमें कितना विश्वास किया जा सकता है, ये मेरा एक महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि आपने कहा कि उसमें कितनी ईमानदारी बरती गई है, कितनी नहीं बरती गई है। अब इसमें क्या कहा जा सकता है, लेकिन इस एग्जिट पोल पर क्या विश्वास किया जा सकता है जो कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनते हुए पूर्ण बहुमत के साथ दिखा रही है? देखिए, मैं अगर व्यक्तिगत तौर पर कहूँ तो मुझे ऐसा नहीं लगता है। मुझे लगा कि उत्तर प्रदेश में लड़ाई बहुत बराबर है। जहां तक एग्जिट पोल का है तो चलिए, लगता है अमिताभ जी से संपर्क टूट गया है। रमन जी, सवाल इस बात को लेकर है,
एग्जिट पोल पर क्या पूर्ण तरह से विश्वास किया जा सकता है? क्योंकि तरीके की बात अभी अमिताभ जी कर रहे थे, कह रहे कितना आपने उसको संवेदनशीलता के साथ लिया और क्या बेहतर तरीके का इस्तेमाल किया, क्या ईमानदारी के साथ काम किया, ये एक बड़ा सवाल बन जाता है। तो क्या इस पर विश्वास किया जा सकता है जो कि कई राज्यों में आपकी सरकार बनते हुए दिखा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो नया जी, महिला दिवस की मैं आपको भी और आपके माध्यम से आपके दर्शकों को भी बधाई देता हूं। शुक्रिया सर। मैं इतना जरूर बोलना चाहूंगा कि देखिए, सेफोलॉजी जो है वो अपने आप में एक विज्ञान है। जिस प्रकार से हम ज्योतिष शास्त्र को मानते हैं, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र जो है अगर सही रूप से कैलकुलेशन करी जाए तो एक बहुत व्याख्या, बहुत ही विस्तारपूर्ण, बहुत ही सटीक एक साइंस है। उसी प्रकार से सेफोलॉजी भी है। लेकिन हाल फिलहाल में ये देखा गया, और क्योंकि दसों साल से अब मैं मीडिया के साथ, लोगों के साथ हूं, तो मैं ये कहीं ना कहीं समझता भी हूं कि कुछ लोगों ने इस साइंस को प्रदूषित करके कमर्शलाइज कर दिया है। तो जिसके कारण आपको ये बार बार दिखाई देता होगा कि बहुत सारे जो कथित सेफोलॉजिस्ट हैं, पहले तो एक ही मीडिया के बनाए हुए सेफोलॉजिस्ट होते थे, वो साइंटिस्ट भी थे, सेफोलॉजिस्ट भी थे, वो सोशल वर्कर भी थे, वो योगेंद्र यादव जी जो हैं, वो हर तरीके के विषय पे एक ही व्यक्ति जो है वो सर्व ज्ञाता होता। लेकिन अब बहुत सारे लोग आ गए, बहुत सारी बातें। तो मेरा कहना इतना सा है कि सेफोलॉजी करने के लिए आपको डाटा कलेक्शन में ईमानदारी चाहिए, डाटा एनालिसिस में ईमानदारी चाहिए, क्योंकि इट इज बेसिकली कि आप डेटा को इंटरप्रिटेट कैसे कर रहे हैं। और जिस तरीके से सेफोलॉजिस्ट करते हैं, उसी प्रकार से जो पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन लड़ी होती हैं, वो पॉलिटिकल पार्टीज को भी ग्राउंड लेवल से, जो कार्डर बेस्ड पार्टी होगी, वो ग्राउंड लेवल से अपनी रिपोर्टें आएंगी। वो कैंडिडेट है, उसको अपनी रिपोर्ट आएगी। ठीक है सर। और उसको इकट्ठा करने के बाद जवाब दिया जाता है। और मेरे ख्याल से बहुत सारा डेटा जो है हमारे पास भी इकट्ठा हुआ है, और मेरे ख्याल से 400 सीट सपा ले जाएगी, 400 सीट कांग्रेस ले जाएगी, और बाकी दल भी 400 सीट ले जाएंगे। लेकिन सरकार बाबा जी बनाएंगे। ठीक है जोशी जी, ये एग्जिट पोल अगर नतीजों में तब्दील होते हैं तो ये कितना बड़ा झटका समाजवादी पार्टी के लिए होगा। और सवाल इस बात को लेकर भी, क्योंकि आप लोगों ने जो सर्वे करवाया, आप तो ये कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बन रही, लेकिन ऐसे में जब सर्वे जो निकल के सामने आए, ये एग्जिट पोल निकल के सामने आए, ये तो पूर्ण बहुमत की सरकार बना रहे हैं। सर्वप्रथम आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी को महिला दिवस की हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ। और एक बात से आज अपनी बात को शुरू करूंगा। यत्र नारी पूजयन्ते तस्य रमणे देवता। जहाँ पर नारी की पूजा होती है, वहीं पर देवता वास करते हैं। और मैं कहना चाहता हूँ, जो परीक्षार्थी, मैं तो एक शिक्षक हूँ, नेहा जी आपको पता भी होगा, मैं एक शिक्षक हूँ। और शिक्षक जो हमारे विद्यार्थी होते हैं, उनको पता चल जाता है जब परीक्षा दे देते हैं कि हमारा परीक्षा का परिणाम क्या आ रहा है। अगर वो आत्मचिंतन करेगा, मंथन करेगा, अगर उसने पूरे साल पढ़ाई करी है, तो उसको पता चल जाता है कि उसका रिजल्ट क्या होगा। हमने समाजवादी पार्टी में माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में 5 साल एक सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाई है। उत्तर प्रदेश के किसानों का, मातृशक्ति का, युवाओं का, मजदूरों का, अगड़ों का, पिछड़ों का, अल्पसंख्यकों का, सभी समुदाय, सभी धर्म, सभी जाति की आवाज बनकर अगर कोई नेता उभरे हैं तो माननीय अखिलेश यादव उभरे हैं। तो आप देखिएगा जब 10 मार्च का परिणाम आएगा, और हमें तो अपना परिणाम पता है, निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। ये रिकॉर्ड पहले जो आपका जो एग्जिट पोल है, ये पहले भी धराशायी हुई है। बंगाल में, देश में देखा है, प्रदेश में देखा है, दिल्ली में धराशायी हुए। और मैं कहना चाहता हूँ, बहुत जिम्मेदारी से मैं राजनीति शास्त्र का विद्यार्थी होने के कारण कहना चाहता हूँ, आप देखिएगा इस बार का जो ये
चुनाव है, ये जो आपका एग्जिट पोल है, ये 10 मार्च को एग्जिट हो जाएगा। ठीक है एक मिनट मैडम, ठीक है सर, ठीक है सर, मैं मेरे पास और भी गेस्ट है, फिर आती हूँ मैं आपके पास। कृष्णा कुंतल जी, सवाल इस बात को लेकर है, जिस बात का जिक्र अभी जोशी जी कर रहे थे, परीक्षा तो हुई है, परीक्षा के बाद स्टूडेंट को पता होता है कि वो कितने नंबर के साथ पास हो रहा है, दावे तो आप लोगों की तरफ से भी किए जा रहे हैं, लेकिन एग्जिट पोल तो फेल बता रहे हैं। नेहा जी, आज जिस विषय पे हम चर्चा कर रहे हैं उस विषय पे आपके जो एक्सपर्ट बैठे हुए हैं उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही, अमिताभ भूषण जी ने, कि साहब सेफ्रोलॉजी और हमारे जो बीजेपी के हमारे बड़े भाई बैठे हुए हैं उन्होंने भी इस बात पे एक्सेप्ट किया कि सेफ्रोलॉजी प्योर साइंस होती है। पर अब क्या है कि ये जो सैंपलिंग का प्रोसेस है, और उस सैंपलिंग के प्रोसेस के साथ साथ, मैं फिर कह रहा हूँ, सैंपलिंग के प्रोसेस के साथ साथ कितनी निष्पक्षता से, कितने बिना दबाव के और कितने सही तरीके से इन आंकड़ों का विश्लेषण किया गया है, उन्हीं पे ये एग्जिट पोल्स बेस्ड होते हैं, सच्चाई के करीब। पर आज जो इस देश में राजनीतिक माहौल है नेहा जी, उससे तो बिल्कुल ये तो जग जाहिर है कि आज इस देश के राजनीतिक माहौल में सबसे अच्छा सेफ्रोलॉजिस्ट भी अगर कहे कि मैं बिना किसी दबाव के काम कर रहा हूं तो अपने आप से झूठ बोला। और लबन मलिक साहब ने भी इस बात पे मुस्कुराते हुए कहा, आपने इनकी बात गौर से सुनी तो, कि साहब ज्योतिष शास्त्र की तरह ही विज्ञान है, बशर्ते ठीक तरीके से हो। तो आज इस देश में हर एक एग्जिट पोल इस देश में बैठी हुई सरकार के दबाव में हो रहा है, कहीं दबाव कम है, कहीं ज्यादा है। इसीलिए अच्छा, दूसरी बात मैं नेहा जी आपको और कहना जल्दी से रखिए कि अभी जो मतदाता है, मतदाता जिस तरीके से अभी बिहेव कर रहा है, ये इस पे भी मैं थोड़ी चर्चा करना चाहता हूँ। मतदाता भी जिस तरीके से नेहा जी बिहेव कर रहा है, उनके बिहेवियर को भी समझ पाना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। ठीक है, क्योंकि जिन चुनावी मुद्दों को हम चुनावी मुद्दा समझते हैं, बहुत बार चुनाव मतदान के बाद जो रिजल्ट आता है तो पॉलिटिकल पार्टीज को भी फील होता है कि ये शायद चुनावी मुद्दा नहीं है। जैसे हम आज के दिन में महंगाई को, बेरोजगारी को बहुत बड़ा मुद्दा समझ रहे हैं। ठीक है, रमन जी का रुक करो, उससे पहले अमिताभ जी एक सवाल आपसे, सवाल इस बात को लेकर जिस बात का जिक्र अभी कुंतल जी कर रहे थे, कह रहे प्रोसेस क्या होता है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, निष्पक्षता उसमें होती है या नहीं होती, ये वाकई देखने वाली बात होती है, दबाव कितना होता है सेफोलॉजिस्ट पे, ये भी हमें बताइए सर। क्या राजनीतिक पार्टियों का दबाव होता है, सत्ताधारी पार्टी का दबाव होता है या नहीं होता है? मुझे ऐसा नहीं लगता है, मेरा ऐसा कोई अनुभव नहीं है कि किसी राजनीतिक दल के दबाव में सेफोलॉजिस्ट काम कर रहे हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर है, एक चलन मैंने बहुत करीब से महसूस किया है कि जो आंकड़े जमीन पे निकल के आते हैं, जो लोग उसको लेके आते हैं, उनका नजरिया कई बार अलग होता है, और जो उनको प्रस्तुत करने वाले लोग होते हैं उनका विश्लेषण उससे बिल्कुल अलग होता है। और कई बार ये भी होता है कि आंकड़ों को अस्वीकार करते हुए अपनी श्रद्धा को भी उसमें लगाया जाता है, ये बहुत चलन में है। इसीलिए आप देखेंगी तमाम चैनल्स पोल ऑफ पोल्स भी करते हैं ताकि वो अपने श्रद्धा के नंबर के साथ साथ, आप कह रहे हैं दबाव नहीं होता है, अपनी श्रद्धा को लगाया जाता है, इसके में क्या मायने निकालने से स्पष्ट करिए, इसको थोड़ा स्पष्ट करिए, अपनी श्रद्धा क्या होती है, इसके क्या मायने निकाले जाएं? असल में क्या है कि जो लोग काम कर रहे हैं, सेफोलॉजी में जो लोग हैं, जिनकी संस्थाएं बड़ी है, उनको क्या है कि उनको सब जगह अपने रिश्ते भी बना के रखने हैं, जहां वो दिखा रहे हैं वहां भी, और जहां आगे उनको काम करना है, क्योंकि सेफोलॉजिस्ट केवल इतना ही नहीं करता है कि किसी चैनल के लिए वो काम करता है, वो उससे इतर भी बहुत सारे काम करते हैं, उसको अपने रिश्ते को भी बना के रखना है। और आज के समय में बहुत आप ढूंढेंगे तो शायद इक्के दुक्के ऐसे लोग कुल मिला के आप ये कह रहे हैं इनडायरेक्टली कि दबाव कहीं ना कहीं होता है सेफोलॉजिस्ट पे, ये आप कहने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। रमन जी, सवाल इस बात को लेकर है, क्या ये मान के चले क्या कि सर इस पे भी दबाव बनाया जाता है क्या? देखिए, मैं बाकी अपना जानता हूँ, अपनी पार्टी का जानता हूँ कि हमारे यहाँ तो इस प्रकार की कोई चीज है नहीं, लेकिन जिन लोगों को अपने शोरूम में शो विंडो चाहिए, वो नैरेटिव बिल्डिंग और इस प्रकार के कर्तव्यों में, इस तरह के जिसे कहना चाहिए ना, इस प्रकार की प्रोपेगेंडा और मार्केटिंग में लगते हैं। तो और जिन्होंने अपनी सर्विसेज बेचनी है वो भी लगते हैं, ताकि एक माहौल बनाया जाए फैन सेटर्स के लिए, जिन्होंने अभी तय नहीं करा होता लास्ट तक। लेकिन हाँ, मैं अपने आकलन से उत्तर प्रदेश के लिए विशेष रूप से कहना चाहूंगा
बहुत ज्यादा दिन नहीं बचे, परसों आ जाएगा रिजल्ट। अगर मैं गलत हूंगा तो मैं माफी मांग लूंगा, लेकिन मेरा आकलन ये कहता है कि 403 में से सिर्फ 118 सीट के ऊपर चर्चा होगी कि यहाँ क्या क्या हो रहा है, कौन जीतेगा कौन हारेगा। और उसमें से आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि बेस्ट के सिनेरियो में अगर सपा को, क्योंकि थोड़ी बहुत सेफोलॉजी मेरे को भी आती है, थोड़ा बहुत पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट मैं भी हूँ, कि अगर सपा को सरकार बनानी है 202 पार करना है, 203 पार करना है, तो फिर उनको जो उनका बेस्ट है उससे 10.5 से लेकर 11.8% तक वोट शेयर इंक्रीज करना पड़ेगा। और उनका बेस्ट 2012 में आया था 10% करीब। तो इसका मतलब उसको लगभग 41.5% पहुंचना होगा। ठीक है, 41.5% कुंतल जी का मैं करूं उससे पहले जोशी जी जल्दी से एक सवाल इस बात को लेकर, जिस बात का जिक्र अभी रमन जी कर रहे हैं, सारी सोशल इंजीनियरिंग फेल हो गई, तमाम जाति के आधार पर गोटियां सेट करने की कोशिश की गई थी, वो सब फेल हो गया क्या? ये एग्जिट पोल तो सर यही बता रहे हैं, कुछ काम नहीं आया। जोशी जी देखिए, मैं कहना चाहता हूं जो मेरी बात नेहा जी रह गई थी, मैंने कहा था कि ये आपका जो एग्जिट पोल है ये उस दिन एग्जिट हो जाएगा। मैं बहुत विश्वास के साथ कहता हूं, 27 साल का हमारा राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन है, जो लहर हमने इस बार माननीय अखिलेश यादव जी के प्रति देखी है, हमने जीवन में किसी नेता के प्रति लोगों का इतना आकर्षण नहीं देखा है। आप देखेंगे, मैं जो कह रहा हूँ बहुत गंभीरता से कह रहा हूँ, आप देखिएगा और मुझे बुलाइएगा चैनल पे, और आज ये बात मेरी सत्य है। ठीक है कुंतल जी, सवाल इस बात को लेकर, एक तो आप कुछ कहना भी चाह रहे थे, वो भी रखिए अपनी बात, और जिस बात का जिक्र अभी भुवन जी कर रहे हैं, कह रहे हैं पूरा एग्जिट पोल एग्जिट हो जाएगा पूरी तरह से। नेहा जी देखिए, एक तो मैं बता देना चाहता हूं कि ये सेफ्रोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस में इसमें थोड़ा बहुत स्टूडेंट नहीं होता है, पूरा स्टूडेंट और पूरा टीचर होता है। और मुझे लगता है कि मेरे बड़े भाई मलिक साहब पूरे स्टूडेंट भी और पूरे टीचर भी हैं। बात अलग है कि वो दबाव और रिश्ता ये भी झेल रहे हैं। दूसरी बात, अमिताभ भूषण जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही नेहा जी, उन्होंने कहा, खुद सेफ्रोलॉजिस्ट हैं, खुद इस तरह के विज्ञान को करते हैं और आज कमर्शियल वर्ल्ड में, तो उन्होंने बड़े जबान से कहा कि साहब रिश्ते बनाए रखने पड़ते हैं। तो नेहा जी, इस देश में आज वैसी स्थिति है जब एक बड़े राजनीतिक व्यक्ति के खिलाफ जाने पे एक जज रहस्यमयी मौत मारा जाता है, तो वहाँ रिश्ते कैसे और किस दबाव में बनाए रखने पड़ सकते हैं, ये हम और आप दोनों समझते हैं, और हमारे सेफ्रोलॉजिस्ट दोस्त भी समझते हैं, हमारे मीडिया के चैनल चलाने वाले दोस्त भी समझते हैं। इसीलिए ये जो एग्जिट पोल्स हैं, ये विश्वसनीयता पे इनकी सवाल तो है ही, इसमें कोई शक नहीं है। जल्दी से रिस्पॉन्ड करिए रमन मलिक जी, जल्दी से रिस्पॉन्ड करिए, वक्त की कमी है जी। देखिए, जहां तक जज और बाकी पेशे की बात है, जिसका काम उसी को साजे, चाहे लाल टोपी हो या पंजा हो, दोनों एक चीज दिखाते हैं कि खून से सने होते हैं। अब बात आ रही है, बार बार आप बात करते हैं इस विषय की सेफोलॉजी और ये वो, मैं सिर्फ इतने सी चीज बोलना चाहता हूं, मैं दोबारा बोल रहा हूं और आपके चैनल के ऊपर बड़े स्पष्ट रूप से बोल रहा हूं कि 403 में से सिर्फ 118 सीटों के ऊपर हम युद्ध देखेंगे, और उसमें से भी कुछ सपा के पास जाएगी, कुछ बसपा के पास जाएगी, कुछ कांग्रेस के पास भी जाएगी इक्का, लेकिन कांग्रेस का वोट शेयर सिंगल डिजिट में रहेगा, बसपा का वोट शेयर 14 से लेकर 16% के बीच में रहेगा, और 30% को सपा पार नहीं करेगी। लेकिन ये मैं आज अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। नहीं नेहा जी, मैं एक सवाल आपके मार्फत मैं अपने भाजपा के मित्र से पूछना चाहता हूं कि वो कृपया करके बताएं कि अमिताभ भूषण जी जिस रिश्ते की बात कर रहे हैं, वो सत्ता के साथ सेफ्रोलॉजी का वो कौन सा रिश्ता है? वो मुझे बस इस बात को बता दे, मैं समझ नहीं पाया। मैं बता देता हूँ, मेरे को कोई डर नहीं है, मेरे को कोई इशू नहीं है बोलने में। वैसे मैं जितना समय मीडिया कर्मियों के साथ और सेफोलॉजी के साथ और एजेंसी के साथ रहा हूँ, क्योंकि स्कूल प्रवक्ता होने से खुद मैं बीजेपी संवाद विभाग पूरा जल्दी से रखिए सर, मैं आज भी आपको स्पष्ट रूप से बोल सकता हूँ कि मैंने वो समय देखा है जब कांग्रेस के लोग, जब दूसरी अन्य पार्टियों के यूपीए के लोग
पैसे ले लेके जाते थे, दबाव जलाते थे कि आप 2014 के इलेक्शन की मैं बात कर रहा हूं कि वहां पे पूरा पैसा दबाव डाला गया कि आप हमारी वेव दिखाइए। नेहा जी 2022 की भी कुछ बात करें, 2022 के विषय में भी पूछे। आज हम ये चर्चा 2022 में कर रहे हैं और अमिताभ भूषण जी 2022 की बात कर रहे हैं। थोड़ा वर्तमान में जी ले हम लोग। उठाते गए हैं और उठाते रहे हैं तमाम राजनीतिक पार्टियां, लेकिन ये कितना सटीक होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। पक्ष में इतना ही। नमस्कार।